हेलो दोस्तों। आज का सवाल है कि क्या इंसान वाकई स्पेस में अपना मुस्तकबिल बना सकता है और क्या मार्स वो प्लेनेट है जहां इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, नासा, स्पेस एक्स और दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज इस सवाल का जवाब ढूंढने में मसरूफ़ हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर कैसा दिख रहा है और मार्स पर इंसान की ज़िंदगी किस तरह मुमकिन है। इस पावरफुल टॉपिक को कवर करने के लिए इसे 10 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, स्पेस ट्रैवल का करंट स्टेटस। दोस्तों, स्पेस ट्रैवल का कॉन्सेप्ट 1960 में शुरू हुआ जब इंसान पहली दफ़ा मून पर गए। उस वक्त का मिशन सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन था। दोस्तों, आज के दौर में स्पेस ट्रैवल सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स तक महदूद नहीं रहा। अब प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक भी स्पेस टूरिज्म और इंटरप्लैनेट ट्रैवल का प्लान बना रही हैं। दोस्तों, ये एक नया दौर है जहां स्पेस ट्रैवल को मार्स लेवल तक लाया जा रहा है। पार्ट 2, मार्स को टारगेट क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, मार्स इंसान के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। इसकी वजह यह है, मार्स के दिन की लेंथ लगभग अर्थ के बराबर है। मार्स पर भी मुख्तलिफ सीजन्स होते हैं जो अर्थ की तरह चेंज होते रहते हैं। मार्स पर वाटर आइस मौजूद है जो लाइफ सपोर्ट और फ्यूल बनाने के लिए यूज़ हो सकती है। एटमॉस्फेयर थिन है लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है जिसे प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। पार्ट 3, स्पेस एजेंसीज के प्लान्स। दोस्तों, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और मार्स मिशन 2030 का टारगेट है कि इंसान को मार्स तक पहुंचाया जाए। स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन हो रहा है कि वो इंसान और हैवी कार्गो को मार्स पर पहुंचा सके। और दोस्तों, एलॉन मस्क ने तो ओपनली कहा है कि 2050 तक मार्स पर 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी बनाना उनका विजन है। पार्ट 4, मार्स पर जिंदगी के चैलेंजेस। दोस्तों, इंसान के लिए मार्स पर रहना इतना आसान नहीं। दोस्तों, इस वक्त मार्स पे इंसान को रहने के लिए सबसे बड़ी ये रुकावटें हैं। नंबर 1, थिन एटमॉस्फेयर। दोस्तों, मार्स का एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% है अर्थ के मुकाबले में। इस वजह से इंसान को हमेशा प्रेशर सूट और सील्ड हैबिटेट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 2, रेडिएशन। दोस्तों, मार्स का मैग्नेटिक फील्ड वीक है जो कि हार्मफुल कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन को रोक नहीं पाता। ये कैंसर और जेनेटिक प्रॉब्लम्स का सबब बन सकता है। नंबर 3, टेम्परेचर। दोस्तों, मार्स पर एवरेज टेम्परेचर -60 सेल्सियस होता है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए एक्सट्रीमली कोल्ड है। नंबर 4, ग्रेविटी। दोस्तों, मार्स की ग्रेविटी सिर्फ 38% है अर्थ के मुकाबले में, जो बोन्स और मसल्स के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। नंबर 5, रिसोर्सेज। दोस्तों, फूड, वाटर और ऑक्सीजन की सस्टेनेबिलिटी के लिए सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों, इन सब रुकावटों के हल के लिए दिन रात रिसर्च और मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जा रही हैं जो इन मसाइल का हल होंगी। पार्ट 5, पॉसिबल सोल्यूशन। दोस्तों, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। डोम्ड हैबिटेट्स। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट डोम्स बनाए जाएंगे जो प्रेशराइज्ड और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होंगे। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। दोस्तों, प्लांट्स को विदाउट सॉइल ग्रो करके ऑक्सीजन और फूड बनाए जाएंगे। वाटर एक्सट्रैक्शन। दोस्तों, मार्स की आइस को मेल्ट करके ड्रिंकिंग वाटर और रॉकेट फ्यूल बनाया जाएगा। रेडिएशन शील्डिंग। दोस्तों, अंडरग्राउंड बेसेस या स्पेशल रेडिएशन एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज़ होगा। एआई रोबोट्स। दोस्तों, रोबोट्स और एआई ह्यूमंस की हेल्प करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और हैबिटेट्स बिल्ड करने में। पार्ट 6, स्पेस ट्रैवल और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर। दोस्तों, स्पेस ट्रैवल के लिए रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व कर रही है। दोस्तों, रीयूजेबल रॉकेट्स स्पेस एक्स, स्टारशिप, फैल्कन 9 ट्रैवल को सस्ता और एफिशिएंट बना रहे हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर
پروپلشن سسٹم جو مارس تک کا سفر 6 منتھ سے کم کر کے 2 سے 3 منتھ تک لے آئیں گے۔ دوستو اسپیس مائننگ جو فیوچر میں ایسٹرائڈ سے ریسورسز لے آئیں گی جو فیول پروڈکشن کو ایزی بنائیں گے۔ دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو نیویگیشن اور لائف سپورٹ سسٹم کو آٹونومس مینیج کرے گی۔ دوستو یہ تمام سٹیپس سے مارس پہ جانا آسان ہو جائے گا اور سیف بھی ہوگا۔ پارٹ 7 مارس پر کالونی بنانا۔ دوستو مارس پر کالونی بنانے کے لیے مختلف فیزز ڈیزائن کیے گئے ہیں، جیسے کہ نمبر 1 انیشیل ایکسپلوریشن مشن۔ دوستو ایسٹروناٹس شارٹ ٹرم مارس پر لینڈ کریں گے۔ نمبر 2 ہیبیٹیٹ بلڈنگ۔ دوستو روبوٹس اور انسان مل کر ریسرچ سٹیشنز اور ڈومز بنائیں گے۔ نمبر 3 ریسورس یوٹیلائزیشن۔ دوستو مارس کی لوکل آئس اور منرل کو یوز کر کے سیلف سفیشینٹ سسٹم ڈیولپ کیے جائیں گے۔ نمبر 4 پرماننٹ سیٹلمنٹس۔ دوستو لانگ ٹرم سٹیز بنائی جائیں گی ود ہاسپٹل، سکولز اور انڈسٹریز وغیرہ۔ پارٹ 8 ٹائم فریم۔ دوستو مون بیس اور مارس کے لیے ٹیسٹ مشن۔ دوستو 2030 میں فرسٹ انسان لینڈنگ کرے گا مارس پہ، ناسا اور اسپیس ایکس کے کہنے مطابق۔ دوستو 2040 میں سمال سیٹلمنٹ اور ایڈوانس فارمنگ سسٹم بنائے جائیں گے، اور دوستو 2050 میں مارس پر پرماننٹ انسانوں کی کالونی پاسبل ہو جائے گی۔ پارٹ 9 بینیفٹ آف اسپیس کالونائزیشن۔ دوستو مارس پر رہنا صرف ایک ایڈونچر نہیں ہوگا، بلکہ انسانی سویلائزیشن کے لیے سروائیول اسٹریٹجی بھی ہوگی۔ دوستو اگر ارتھ پر نیچرل ڈیزاسٹر، نیوکلیئر وارز یا کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہوا تو مارس ایک بیک اپ سویلائزیشن بن سکتا ہے۔ دوستو اسپیس کالونائزیشن سے ایڈوانس ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوں گی جو ارتھ پر بھی یوز ہوں گی۔ دوستو سائنس کی نالج ایکسپونینشلی بڑھے گی اور انسان کی ریچ سولر سسٹم تک ایکسپینڈ ہوگی۔ پارٹ 10 فائنل کنکلوژن۔ تو دوستو مارس پر انسانی زندگی کا خواب مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ اسپیس ٹریول کا فیوچر ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیکنالوجی، سسٹینیبلٹی اور ہیومن ول پاور پر۔ آج جو امپاسبل لگتا ہے کل وہ ایک ریئلٹی بھی بن سکتا ہے، اور دوستو ہو سکتا ہے کہ اگلے 50 سالوں میں ہم مارس پر سٹیز دیکھ رہے ہوں گے۔